डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA हिंदी के पेपर 6 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय के खंड 8 आधुनिक हिंदी गद्य की इकाई 27 के कथा साहित्य कहानी एवं उपन्यास में उपन्यास के उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग और उसमें लिखे गए उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में बात की। आज हम स्वातंत्रोत्तर युग यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो उपन्यास लिखे गए उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद के युग में हम देखें तो स्वाधीनता के पश्चात भारतवासियों को एक साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सत्ता का बदल जाना, आर्थिक विपन्नता, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के भयंकर हिंसक परिणाम, विभाजन की विभीषिका, इन सब से साधारण जनता त्रस्त हो उठी थी। ऐसी स्थिति में जबकि चारों ओर अंधकार था, रचनाकारों में एक नया भावबोध उत्पन्न हुआ जो घोर सामाजिक और अपूर्व जिजीविषा का भाव लिए हुए था। अतः इस समय हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। आपके अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें प्रवृत्ति के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि सामाजिक उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगशील उपन्यास, आधुनिक बोध आदि। अब उसमें हम सबसे पहले सामाजिक उपन्यास के बारे में बात करें तो सामाजिक समस्याओं पर लिखने वाले उपन्यासकारों में बहुत से लेखकों और उनकी रचनाओं का परिचय हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, शियाराम शरण गुप्त, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अस्क आदि। आगे चलकर अमृतलाल नागर भी इसी कड़ी में जुड़ गए और उपन्यास के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। ये वे उपन्यासकार हैं जो निरंतर उपन्यास लिखने में प्रवृत्त रहे, जैसे भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क और अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा ने इस काल में कई उपन्यास लिखे, जैसे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सीधी सच्ची बातें और सब ही नचावत, राम गोसाई, चित्रलेखा आदि। चित्रलेखा के पश्चात भूले बिसरे चित्र इनकी सर्वाधिक सशक्त रचना है। उपेंद्रनाथ अस्क अपने लेखन को सशक्त बनाने में सतत प्रयत्नशील है। उनके उपन्यासों में गिरती दीवारें सर्वोत्तम है, जो मध्यम वर्गीय नैतिक वर्जनाओं को तोड़ने की प्रेरणा देता है। शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील इसी उपन्यास के अगले 2 खंड है और अपने आप में ये दोनों खंड पूर्ण है। इसके अतिरिक्त गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर पत्थर, बांधो न नाविश ठाव इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इस युग के सामाजिक उपन्यासकारों में अमृतलाल नागर का भी विशेष स्थान है। प्रेमचंद के बाद उन्हें यथार्थवादी चेतना का प्रमुख उपन्यासकार कहा जा सकता है। नवाबी मसदस, सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का रूप, शतरंज के मोहरे, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन, सुहाग के नुपुर, करवट और पीढ़िया इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में इतिहास, पुरातत्व और आधुनिकता का सुंदर समावेश मिलता है। बूंद और समुद्र इनका सफल एवं बहुचर्चित उपन्यास है। बूंद और समुद्र क्रमशः व्यक्ति और समाज के प्रतीक है। इनमें भारतीय समाज के विभिन्न रूपों
नीतियों, आचार विचारों, जीवन दृष्टियों, मर्यादाओं, टूटती और निर्मित होती व्यवस्थाओं के अनगिनत चित्र है। इस उफनते हुए समुद्र में व्यक्ति अर्थात बूंद की क्या स्थिति है, यही इस उपन्यास का प्रतिपाद्य है। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का चित्रण इसी उपन्यास में जिस रोचक शैली में किया गया है, उसमें यह एक विशिष्ट औपन्यासिक कृति बन गई है। मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास और खंजन नयन में सूरदास के जीवन वृत्त को जिस प्रकार उन्होंने एक सफल औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है, वह निश्चय ही अपूर्व है। ये सारे उपन्यास सामाजिक उपन्यासों में गिने जा सकते हैं। सामाजिक उपन्यास के बाद अब हम बात करें समाजवादी यथार्थवाद के उपन्यास में, तो हम देखें तो स्वातंत्रोत्तर काल में उपेंद्रनाथ अस्क और अमृतलाल नागर के साथ साथ यशपाल ने अपनी एक विशिष्ट मार्क्सवादी विचारधारा के कारण अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित किया। अमिता और दिव्या को छोड़कर उनके शेष उपन्यास समाजवादी यथार्थवाद का चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक उपन्यासों के नाम देखें तो दादा कामरेड, देशद्रोही पार्टी, कामरेड आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे क्रांतिकारी दल से संबंधित थे और मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव था। स्वतंत्रता के पश्चात लिखे जाने वाले उपन्यासों में देखें तो झूठा सच ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। यह उपन्यास 2 भागों में लिखा गया, वतन और देश तथा देश और देश का भविष्य। इस उपन्यास में उन्होंने जीवन के विविध रूपों, समस्याओं और जटिलताओं को विस्तार से चित्रित किया है। पहला भाग देश के विघटन को प्रस्तुत करता है, इसीलिए अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक, यथार्थ और मार्मिक बन पड़ा है। डॉक्टर नगेंद्र झूठा सच को हिंदी का महाकाव्यात्मक उपन्यास मानते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य का रूप, 12 घंटे और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास लिखे। मनुष्य के रूप में परिवर्तनशील मानवीय रूप के मूल में आर्थिक समस्या की भूमिका स्वीकार की गई है और मेरी तेरी उसकी बात में भारत के स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद काल के सामाजिक राजनीतिक जीवन का चित्रण किया गया है। यशपाल की परंपरा के उपन्यासकारों में राहुल सांक्रात्यायन का सिंह सेनापति और वोल्गा से गंगा, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, रांगे राघव के घरोंदा, सीधा साधा सस्ता, रास्ता कब तक पुकारू और मुर्दों का टीला, भैरव प्रसाद गुप्त का मसाल, गंगा मैया और सती मैया का चोरा, अमृत राय का बीज, नागफनी का देश और हाथी के दांत विशेष उल्लेखनीय है। प्रायः इन सभी उपन्यासों में वर्ग वैषम्य और आर्थिक शोषण का चित्रण किसी न किसी रूप में प्रभावशाली ढंग से किया गया है। अब बात करें हम ऐतिहासिक उपन्यासों के बारे में, तो यह धारा बहुत प्रखर नहीं है, फिर भी पूर्व प्रेमचंद युग से चली आ रही है। पहले के उपन्यास ऐतिहासिक न होकर केवल इतिहास नामधारित है। इस क्षेत्र को प्रतिष्ठित करने वाले हैं वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इनमें से वृंदावन लाल वर्मा और चतुरसेन शास्त्री प्रेमचंद युग में ही अपने नाम को प्रतिष्ठित कर चुके थे। वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी और मृगनयनी, चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधु अत्यंत सुगठित रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा के अतिरिक्त चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा की रचना की। यशपाल का दिव्या और अमिता, भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा भी ऐतिहासिक उपन्यास है, जिनके विषय में पहले चर्चा की जा चुकी है। उसके बाद देखें आंचलिक उपन्यास, तो स्वतंत्रता के बाद में एक नई धारा सामने आई।
कुछ उपन्यासों में केवल प्रदेश विशेष की संस्कृति को उसके सजीव वातावरण में प्रस्तुत किया गया। इस दिशा में फणीश्वरनाथ रेणु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेलांचल और परती परिकथा इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें बिहार प्रदेश की संस्कृति का सजीव चित्रण किया गया है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य, रांगी राघव का कब तक पुकारूं, नागार्जुन का बलचन्मा तथा वरुण के बेटे, देवेंद्र सत्यार्थी का रथ के पहिए, रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर, शैलेश की तो मटियानी का होलदार, शिव प्रसाद मिश्र का बहती गंगा, टूटा हुआ, विवेकी राय का सोना माटी, समर शेष है महत्वपूर्ण उपन्यास है। आजकल हिंदी में नगर और ग्रामीण अंचल से संबंधित अनेक उपन्यास लिखे जा रहे हैं। इन उपन्यासों की सर्वप्रमुख विशेषता है प्रादेशिक तथा स्थानीय रंग। आंचलिक उपन्यासों के बाद हम बात करें मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की, तो मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में बाह्य संघर्ष की अपेक्षा व्यक्ति के अंतः संघर्ष का चित्रण किया जाने लगा। उपन्यासकार व्यक्ति के अवचेतन तथा उपचेतन की परतें खोलने लगा। आपने पहले पढ़ा कि इस दिशा में पश्चिम के विचारकों फ्रॉइड, युंग, एडलर आदि ने जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय के चिंतन को प्रभावित किया। फलस्वरूप इलाचंद्र जोशी ने बाद के उपन्यासों जिप्सी, जहाज का पंछी आदि में भी व्यक्ति की दमित वासनाओं, कुंठाओं आदि का चित्रण किया और जैनेन्द्र ने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी आदि में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया। अज्ञेय पर फ्रॉइड, टी.एस. इलियट और डी.एस. लॉरेंस का भी प्रभाव रहा। अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी के बाद स्वातंत्रोत्तर युग में नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी लिखे। इसी उपन्यास में मनोविज्ञान और अस्तित्ववाद का सुंदर समन्वय है, या यूं कहा जाए कि इसमें अस्तित्ववादी दर्शन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में उभारा गया है। भाषा शिल्प और रूप विन्यास के धरातल पर इस उपन्यास की बहुत चर्चा हुई। अपने अपने अजनबी अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। इसमें समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है, जो संत्रांश, अकेलेपन, मृत्युबोध, अजनबीपन आदि से सहज ही जुड़ जाती है। अज्ञेय ने इसमें अस्तित्ववादी स्वतंत्रता के मूल अर्थ को ही बदल दिया है। शेखर में व्यक्ति का अपने से साक्षात्कार मुख्य था। उसकी खोज स्वातंत्रता की खोज के साथ साथ एक व्यक्तित्व की खोज भी थी। नदी के द्वीप एक व्यक्तित्व की खोज न होकर चार व्यक्तियों की खोज है। इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, किंतु इनका आपस में टकराव इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इसी धारा में आगे चलकर डॉक्टर देवराज ने अपने उपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी आदि में शिक्षित मध्यम वर्ग के करुण यथार्थ का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के बाद हम बात करें प्रयोगशील उपन्यासों की, तो कविता में नए प्रयोगों के साथ साथ कहानी और उपन्यास आदि में भी नए प्रयोग किए जा रहे थे। पूर्ववर्ती लेखकों ने अपने प्रयोगों में कहानी और चरित्र का पूरा ध्यान रखा था। इस दौर में कहानी का महत्व नहीं रहा। परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप के प्रति सचेत एवं तरासे हुए पात्र भी नहीं रहे। इन उपन्यासों में जिंदगी पूरी तरह विश्लेषित न होकर चेतन प्रवाह के साथ जुड़ गई, अतः प्रतीकों के माध्यम से बात की जाने लगी। यही कारण है कि शिल्प के धरातल पर भी कई नए प्रयोग किए जाने लगे हैं। धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल के उपन्यास इसी श्रेणी में आते हैं। धर्मवीर भारती के सूरज का सातवां घोड़ा में अलग अलग कहानियां किस्सा गो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं।
इनकी रचना आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि में हुई है। प्रभाकर माचवे के परंतु, सांचा आदि उपन्यासों में न तो कोई व्यवस्थित कथानक है और न चरित्र निर्माण। लेखक ने चेतना प्रवाह शैली में पुराने नैतिक मूल्यों की तलाश की है। रुद्र की बहती गंगा में कसी नगरी के पिछले 200 वर्ष के जीवन प्रवाह को 17 कहानियों में अंकित किया है। श्रीधर गोपाल ने चांदनी के खंडहर में केवल 24 घंटों की कथा को समूचे उपन्यास का विषय बनाया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल में एक यात्री निवास में ठहरे हुए यात्रियों की रात की जिंदगी का वर्णन है। यह उपन्यास चेतना प्रवाह शैली में और सिनेरिया टेक्निक में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। नरेश मेहता का डूबते मस्तूल और ख्वाजा बंदी उज्जमा का एक चूहे की मौत भी अनेक प्रकार की विसंगतियों का चित्रण करने वाले प्रयोगशील उपन्यास है। अब हम देखें आधुनिकता बोध के उपन्यासों में औद्योगिकरण, बौद्धिकता के अतिरिक्त यंत्रीकरण, 2 महायुद्ध तथा अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका प्रतिबिंब सभी साहित्यिक विधाओं में देखा जा सकता है। आज का उपन्यासकार व्यक्ति की खोज में संलग्न है। उसके लिए आदमी और उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। इसकी झलक तो हमें इससे पहले लिखे गए कुछ उपन्यासों में भी मिल जाती है, किंतु उसमें अभिव्यक्ति का स्तर वैसा नहीं रहा जैसे कि मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे में और न आने वाला कल तथा अंतराल में नजर आता है। अंधेरे बंद कमरे में आस्था विहीन समाज और अनिश्चय की स्थिति में लटके हुए इंसान का चित्रण है। न आने वाला कल का नायक सब कुछ तो अस्वीकार कर एक निषेधात्मक स्थिति में जा पहुंचा है, पर यह अस्वीकार उसे कहीं भी ले जाने में असमर्थ है। अंत में जड़ जीवन जीने की सडांत ही उसकी नियति हो जाती है। निर्मल वर्मा का वे दिन आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। यह द्वितीय महायुद्ध के बाद की मानव नियति को खोजता है। लाल टीन की छत भी इनका एक और उपन्यास है जहां व्यक्ति के होने और जीने में एक बड़ा भारी द्वंद्व है। वे दिन के सभी पात्र इसी द्वंद्व में जीते हैं। निर्मल वर्मा ने उन्हें निकट से पहचानने की चेष्टा की है। राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई समलैंगिक यौनाचार में लिप्त स्त्रियों की कहानी है। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, कृष्ण बलदेव वैद का उसका बचपन, कमलेश्वर का डाक बंगला, काली आंधी, एक सड़क 57 गलियां आधुनिकता बोध के उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर का लोग, श्रीलाल शुक्र का राग दरबारी, भीष्म साहनी का झरोखे, कड़िया, तमस, वासंती, मैयादास की माड़ी सामाजिक व्यंग्य के स्तर पर लिखे गए आधुनिकता बोध के उपन्यास है। मन्नू भंडारी के आपका बंटी और महाभोज प्रसिद्ध उपन्यास है। कृष्णा सोबती ने मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा लिखकर महानगरीय जीवन यथार्थ की पहचान करवाई। इन उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे उपन्यासकार हैं जो निरंतर उपन्यास लेखन में जुटे हैं, जिनमें से प्रमुख है गोविंद मिश्र, रविंद्र कालिया, नरेंद्र कोहली, राजेश शर्मा, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर, ममता कालिया, निरुपमा सेवती, पंकज बिष्ट, अब्दुल बिस्मिल्लाह, श्रवण कुमार गोस्वामी, संजीव आदि को हम ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ उपन्यास के उद्भव और विकास की बात को पूर्ण करते हुए हमने उपन्यास के विषय में योगदान देने वाले उपन्यासकार और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के बारे में जाना। उपन्यास के बाद एक नई विधा हमारे सामने आती है जिसको कहते हैं कहानी। तो अब हम कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कहानी के उद्भव की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो हम देखते हैं
कि कथा कहने और सुनने की प्रवृत्ति आदिकाल से चली आ रही है। आपने भी न जाने कितनी बार कथाएं कही और सुनी होगी, किंतु आज आप जिस कहानी नामक विधा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, उसका उद्भव 20वीं शताब्दी की देन है। भले ही कहानी का स्रोत खोजने वाले कभी इसे पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथा और ईसब की महान कहानियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कभी ऋग्वेद के संचार सूक्तों, उपनिषदों की रूपक कथाओं, रामायण और महाभारत के उपाख्यानों से। इतना ही नहीं, वे इसका संबंध वेताल 25, सिंहासन 32 से जोड़कर मध्य देशों की अरबी फारसी में लिखी अलिफ लैला, हजार दास्तान, गुलिस्ता वोस्ता से जोड़ते हुए प्रसिद्ध लोक कथाओं सिरी फरहाद, लैला मजनू तक पहुंच जाते हैं। इन कथाओं में विलक्षण कल्पना, घटनाचाल, चमत्कार, प्रश्नोत्तर, जिज्ञासा, संघर्ष, जय विजय आदि का अद्भुत चित्रण मिलता है। सारांश यह है कि कहानियों के आरंभ की परंपरा अति प्राचीन है। कालक्रम एवं परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहा है। कहानी को समय समय पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता रहा। कथा, आख्यान, आख्यायिका, गल्प आदि। अब हम हिंदी कहानी के उद्भव के बारे में बात करें तो आगे कही गई इन सभी स्वीकृतियों के बाद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जिस रूप में कहानी लिखी जा रही है वह परंपरागत कदापि नहीं है। उसका स्वरूप नितांत भिन्न है। जिस प्रकार आधुनिक युग में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं तथा नाटक, उपन्यास, निबंध, समालोचना आदि का सूत्रपात हुआ, उसी प्रकार से कहानी का जन्म अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए। अन्य आधुनिक गद्य विधाओं के समान आधुनिक कहानी का प्रवर्तन भारतेंदु युग में ही हुआ। कुछ विचारक इंसान खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इसमें किस्सा गोई के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा भोज का स्वप्न और भारतेंदु की एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक कहानियां सामने आई। इनमें कहानी नाम का कोई तत्व उपलब्ध नहीं होता। इन्हें कथात्मक शैली के निबंध कहे जा सकते हैं। इस समय पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से बंगला, मराठी और गुजराती में भी इन कहानियों के अनुवाद होने लगे। इन अनुवादों ने ही हिंदी साहित्यकारों को कहानी लेखन के लिए प्रेरणा दी। यहीं से हिंदी की मौलिक कहानी में स्वरूप लिया। हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती के प्रथम वर्ष में ही किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नामक कहानी छपी और इसके बाद बंग महिला की दुलाई वाली, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जैसी कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों को हम प्रयोगशील कहानियां कह सकते हैं, जिनमें कहानीकारों ने विदेशी या बंगला साहित्य के प्रभाव में आकर हिंदी में कहानी लिखने का प्रयास किया था। अब माधवराज स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो आज हमने उपन्यास के उद्भव और विकास के चरणों को पूर्ण करते हुए हिंदी की एक नई कविता कहानी के उद्भव और विकास के बारे में, कहानी की पृष्ठभूमि और उनके उद्भव के बारे में बात की। आगे के वीडियो में हम कहानी के विकास के चरणों के बारे में बात करेंगे और कहानी के आगे के विकास को हम देखेंगे और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः